Good morning to all of students. Welcome back for this particular lecture. और ये लेक्चर जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में है जो कि 1986 में लागू हुआ था, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, वो क्यों लाया गया और क्या इसका सिग्निफिकेंस है हमारे लाइफ में। और जो भी हम चीज़ें अपने इन्वायरमेंट में चारों तरफ देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, सब कुछ कैसे बाउंड होती है एक एक्ट के तहत। एक एक्ट आ जाने से उनके रिलेटिव उनकी जो परफॉर्मेंस है या फिर जो उनकी एक्टिविटी है उस पर क्या इफ़ेक्ट है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर के थ्रू जानेंगे। ये जो पीपीटी है जो बनाई गई है मिस्टर सागर किशोर के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। तो अगर इसको हम These are the contents of this topic, that is the introduction, objectives, definitions, source and cause for the pollution, state board, central board, officers, power of the central government. और ये है रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, प्रिवेंशन कंट्रोल इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज, क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट लेबोरेटरी, पेनल्टी, कंक्लूजन एंड डिफरेंसेस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद, whereas the decisions were taken at the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm in June 1972, in which India participated, to take appropriate steps for the protection and improvement of human environment. देखिए क्या है, सबसे पहली बात आपको पता होगा कि जब डेवलपमेंट हमने बहुत तेज़ी से जब चीज़ें डेवलप की हैं, अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो बहुत पहले हुआ था, अगर उसके बाद से अगर हम डेवलप की बात करें तो हम दिन पे दिन क्या है बहुत तेज़ी से डेवलप किए हैं। डेवलपमेंट के साथ साथ क्या है, हमने बहुत सारी मशीनों को ले आया है, बहुत सारे फ्यूल्स को ले आया है, जिसकी वजह से क्या होता है एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो है ऐड होता रहता है इन्वायरमेंट में, जिससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है अफेक्ट होता है। तो जो भी चीज़ इमिशन होता है, जो भी पोल्यूशन निकलता है, किसी भी इंडस्ट्री से निकलता है, किसी भी व्हीकल से निकलता है, तो क्या हुआ इनिशियली जो है इसको किसी एक्ट में नहीं लाया गया था। एक्ट में न लाने का मतलब ये है कि देखिए सबसे बड़ी समझ में ये आती है कि जब चीज़ें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने लगती हैं तो उस पर हमें लॉ बनाना पड़ता है। सेम चीज़ इन्वायरमेंट के लिए ही है। जब चीज़ें शुरुआत में इतनी प्रॉब्लम वाली नहीं थी, रिसोर्सेज हमारे पास कम थे, गाड़ियाँ कम थी, हमारे पास मशीनरी कम थी, तो पोल्यूशन हमारा जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सही था, तो हमें एक्ट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही हमने डेवलप किया, डेवलपमेंट के साथ साथ पोल्यूशन का लेवल भी क्या हो गया इंक्रीज़ करता गया। तो देयर इज़ ए नीड ऑफ क्या है कि एक लेजिस्लेशन लाना बहुत ज़रूरी है, एक एक्ट लाना बहुत ज़रूरी है जो कि इस इन्वायरमेंट को क्या करे प्रोटेक्ट कर सके। तो हुआ क्या कि स्टॉकहोम 1972 में, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया गया था, ठीक है ना, तो इन्होंने यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और कैसे इम्प्रूव किया जाए। और जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है वो 1986 में इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में, जब भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी। आपको पता है गैस लीक कर गई थी और बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे। तो एक बहुत बड़ी त्रासदी कही जाती है, बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी इंडियन हिस्ट्री में। तो उसके बाद से ही इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भी क्या कहते हैं। दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। अगर आप रिसेंटली अभी आपने देखा होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया में जो अमेजन के फॉरेस्ट्स हैं वहाँ बहुत बड़ी भीषण आग लगी थी, और आग लगने की वजह से क्या हुआ है बहुत से आपके जानवर जो है मारे गए थे। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई ऑस्ट्रेलिया में। रीज़न, जंगलों की जो आग होती है उस पर कंट्रोल करना मुश्किल है, बिकॉज जब वो फैलती हो तो बहुत उसका स्प्रेड बहुत तेज़ी से होता है। और रीज़न क्या है? ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मियों के दिन में टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है तो वहाँ पे आग लग जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो जो प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, भाई हमारा जो इन्वायरमेंट उसको प्रोटेक्ट करना है, तो एक लॉ ले आते हैं। भाई ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बेसिक हम सभी जानते हैं कि जो मेन रीज़न है टेम्परेचर को बढ़ने का वो हमारा क्या है, पॉल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग है। तो इस एक्ट के आ जाने से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? अगर आप पहले लाइफ जो जीते थे आज से 15-20 साल पहले और आज देखेंगे तो आपको बहुत सा अंतर मिलेगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत पॉल्यूटेंट होता जा रहा है, बहुत पोल्यूशन दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके वजह से हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, ना केवल सांस लेने में, ना केवल आँखों में,
हर तरीके से हमारा जो हेल्थ है वो अफेक्ट करता है। तो इन्वायरमेंट एक्ट आ जाने से हम अपनी क्वालिटी अब क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस रेगुलेटरी एजेंसीज ऑलरेडी इन एग्जिस्टिंग, इसको लॉ लाए जाने से क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, जितनी भी एजेंसीज़ हैं उनको आसानी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं लॉ ले आके। टू अपॉइंट इन्वायरमेंट ऑफिसर्स इस्टेब्लिशिंग इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज। अब देखिए दो चीज़ यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अब ये चीज़ें करेगा कौन, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है करेगा कौन। तो ऑब्वियस सी बात है इन चीज़ों को करने के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी, ऑफिसर्स की, जो कि इस चीज़ को सुपरविज़न कर सकें। और ऑब्वियस सी बात है एक लेबोरेटरीज़ की बहुत रिसर्च की बहुत ज़रूरत होती है कि कोई भी चीज़ जितनी भी मात्रा में एनवायरनमेंट में जा रही है उसका लेवल कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज हमारे सेफ्टी लेवल है, इतने के ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये सब चीज़ों को दिमाग में ध्यान में रखना ज़रूरी है। दिस इज़ द डिफिनीशंस। एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट इट इंक्लूड्स वाटर, एयर, ठीक है ना, लैंड है, सभी लिविंग क्रिएचर्स है। तो जो भी हम जहाँ भी रहते हैं हम और हमारे आसपास का जो भी चारों तरफ का सराउंडिंग है दैट इज़ द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट केवल हमारे जो हम लैंड पे रहते हैं यहाँ नहीं है, वो पहाड़ों पे भी है, जंगलों में भी है, समुद्र में भी है। तो हर तरह का एक इकोलॉजी है, सब इकोलॉजी मिला के हमारा इन्वायरमेंट जो है बना हुआ है। अब पॉल्यूटेंट्स क्या हैं, अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं, सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में क्या होता है, जाता रहता है। आज के समय में एक सी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है कि हम इतनी सारी गंदगियाँ डायरेक्ट ड्रेन हो जाती हैं नदियों, और नदियों के द्वारा चली जाती है वो समुद्र में चली जाती है, सागर में चली जाती है, जिसके वजह से क्या है वहाँ का भी इकोलॉजी इफेक्ट कर रहा है। हैजार्डस सब्सटेंस, हैजार्डस सब्सटेंस का मतलब बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि अलग अलग इन्वायरमेंट को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जितनी भी इंडस्ट्री है, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, जितनी भी मशीनरियाँ काम कर रही हैं, तो कुछ केमिकल फॉर्म में हैजार्डस सब्सटेंस निकल रहे हैं जो कि हमारे लिए बेनिफिट नहीं, उनको हैजार्डस सब्सटेंस कहा जाता है। इन्वायरमेंट पोल्यूशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन का मतलब क्या है कि जो भी पोल्यूशन हो हमारे इन्वायरमेंट के चारों तरफ क्या हो जाए, वो फ्यूज़ हो जाए, हमारे इन्वायरमेंट में ही रह जाए, जिसके वजह से क्या करे वो हमारी लाइफ को, भाई हमारी लाइफ है, इकोलॉजी, हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सी है, सबको अफेक्ट करेगा अगर ये पोल्यूशन काफ़ी समय तक इन्वायरमेंट में रह गया तो। ये सोर्स है, कंबशन है, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, बहुत वास्ट है इसका जो सोर्स है पोल्यूशन का। एग्रीकल्चर है, केमिकल प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरीज, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, पेट्रोकेमिकल, जो व्हीकल्स होती है जो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा घर से भी बहुत सारी पीवीसी जो फैक्ट्रियाँ हैं, प्लास्टिक फैक्ट्रीज़ हैं, इन सब से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, पोल्यूशन जो है इन्वायरमेंट में जाता है। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन जा रहा है इसको ही समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्ट लाना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जो जैसे हमने डेवलप किया, चीज़ों को नई नई ले आए, वैसे वैसे क्या हुआ, हमारी टूवर्ड्स इन्वायरमेंट के प्रति हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई कि अगर हम एक्ट नहीं लाएंगे, एक्ट का मतलब जो भी पॉल्यूटेंट्स इससे निकल रहे हैं इन्वायरमेंट में सब एक पर्टिकुलर लिमिट में होने चाहिए। अगर उस एक्ट को नहीं लाएंगे, कंपनियां उसको फॉलो नहीं करेंगी, तो एक बहुत ही विकट समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। अब देखिए क्या है स्टेट बोर्ड। अब आप सभी जानते हो कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट बोर्ड, स्टेट बोर्ड से फिर क्या होता है हमारा पर्टिकुलर एरिया है जो कि लोकल बॉडीज़ काम करती है, उसके फिर कंपनीज़ क्या है, तो सब एक पूरी चेन बनी हुई है। तो स्टेट बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, फिर स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, लोकल बॉडीज़ के होते हैं, कंपनीज़ के होते हैं जो कि इसको लेती है, और इसमें जो ऐसी कंपनियों को हमें लेना है जो कि एग्रीकल्चर में, फिशरी में और इन इन्वायरमेंट में बहुत एक्टिव हो। ऐसा नहीं कि कोई भी किसी को भी हम ले आए और वो काम करने लगा, ऐसा नहीं है। तो हमें उसी को लेना है जो कि इसको अच्छे तरीके से जानता हो। मेंबर सेक्रेटरी में क्या हो सकता है, देखिए इसमें एक चीज़ वर्ड दी गई है, फुल टाइम पोजेसिंग क्वालिफिकेशंस, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ साइंटिफिक इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है ना, जो पॉल्यूशन कंट्रोल का है उस पर अच्छे से हमें नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या है और उस पर हमें कैसे कंट्रोल करना है। सेंट्रल, जिस तरह से स्टेट बॉडी है उसी तरह से सेंट्रल है, तो स्टेट के ऊपर सेंट्रल होती है, सेंट्रल स्टेट को गवर्न करती है और स्टेट जो है कंपनीज़ को और लोकल बॉडीज़ को गवर्न करती है। ऑफिसर्स, ये ऑफिसर्स कहाँ से अपॉइंट किए जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे नमामि गंगे का अपना प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, जो कि चीज़ों को गंगा को पोल्यूशन से बचाता है। उसके लिए क्या होता है, पूरी तरीके से कमेटी बनाई जाती है, कमेटी में ऑफिसर्स को लिए जाते हैं।
इंटरव्यू कंडक्ट कराए जाते हैं, एग्ज़ाम होता है और लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाता है उस पर काम करने के लिए। तो पावर्स ऑफ क्या है, देखिए बहुत सारी पावर्स जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही में है। क्या प्लानिंग करना है, प्लानिंग का क्या उसका एरिया क्या होता है, क्या लेआउट होगा, क्या उसके रेस्ट्रिक्शन एरियाज़ हैं और क्या प्रोसीजर है, ये सारी जो तय करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। जो ऑफिसर्स होते हैं, जो नीचे की बॉडी होती है, वो क्या करती है, इन तय मानकों के हिसाब से जो है उस पर काम करती है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जो कि ऑफिसर्स होगा उसको इस फील्ड की जानकारी होनी चाहिए कि जो भी चीज़ें लेआउट या प्लानिंग तैयार की जा रही हैं वो चीज़ें जानना ज़रूरी है। अब जैसे इसमें एक टर्म आप दे सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है। मटेरियल जैसे अलग अलग मटेरियल का आप लोगों ने डिज़ाइन में ग्रेड पढ़ा होगा, ग्रेड होता है मटेरियल साइंस में, किस ग्रेड का है। जो पोल्यूशन निकल रहा है, जैसे पर्टिकुलर मैटर्स की अगर हम बात करें व्हीकल से, तो वो कितने साइज़ का होना चाहिए, कितना क्वांटिटी होना चाहिए, एयर इंडेक्स क्या है, क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्न की जाती हैं एरिया टू एरिया वाइज। इसके अलावा लेबोरेटरी को भी इस्टेब्लिश किया जाता है। लेबोरेटरी का इस्टेब्लिश, देखिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलप में, ठीक है ना। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ही चीज़ों, जैसे प्लास्टिक का एक हम अगर एग्जांपल लें, अगर हमको नहीं पता होता कि प्लास्टिक से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करते हैं, हम उतने प्लास्टिक पे ध्यान नहीं देते। तो ये कैसे पता चला, हमें रिसर्च से ही पता चला कि प्लास्टिक से एक ह्यूज अमाउंट में क्या है हमारा वेस्ट जो है पॉल्यूटेंट निकल रहा है। सिंपली अगर हम बात करें, जो ओजोन लेयर डिप्लेशन होती है, अगर हमको नहीं पता होता कि CFC की वजह से है, रिसर्च नहीं की गई होती तो CFC की वजह से ही तो हम कभी कभी उस रेफ्रिजरेंट्स को बैन नहीं किया जाता, ठीक है। रूल्स टू रेगुलेट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। अब रूल क्या होता है भाई, देखिए रूल यही है कि जो भी हमारी एयर है, वाटर है, सॉइल है, ठीक है ना। तो भाई देखिए हमको पता है कि चाहे हमारी बॉडी हो चाहे हमारा इन्वायरमेंट हो, अलग अलग परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन है अलग अलग मटेरियल्स के। तो अब दिक्कत क्या है, रूल्स ये बनाए जाते हैं कि इतना तो नेचुरली होता है वो होना चाहिए, प्लस अगर मैक्सिमम बढ़ रहा है तो कितना होना चाहिए, मिनिमम अगर जा रहा है तो कितना होना चाहिए। दोनों की एक रेंज होती है जिसको टॉलरेंस लिमिट कहते हैं। तो ये गवर्नमेंट बॉडी बना देती है कि कितना मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंसंट्रेशन चीज़ों में होता है, ठीक है। अब प्रिवेंशन कंट्रोल क्या है, देखिए सिंपल सी बात है। देखिए इसमें पहली जो लाइन देखिए, पर्सन कैरिंग ऑन इंडस्ट्री ऑपरेशन नॉट टू अलाउ इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूटेंट एक्सीड द स्टैंडर्ड्स। देखिए प्रिवेंशन एंड कंट्रोल का मतलब क्या है, हम जो भी मशीन पे काम कर रहे हैं हमें ध्यान देना है, मशीन जो भी बड़ी कंपनियां बनाती हैं तो उसका एक स्टैंडर्ड मानक तय कर देती हैं। तो जो भी पर्सन, अब उसमें एक्सपीरियंस पर्सन की क्यों ज़रूरत है, जो भी पर्सन उस मशीन पे काम कर रहा है अगर उसको जानकारी नहीं होगी कि इस मशीन में जो पॉल्यूशन निकल रहा है चेक अगर नहीं करेगा टाइम टू टाइम तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो ये पर्सन जो काम कर रहा है उसको होना चाहिए कि स्टैंडर्ड से ऊपर क्या होगा, पॉल्यूटेंट्स नहीं जाना चाहिए। पर्सन हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंस टू कंप्लाई विद प्रोसीजरल सेफगार्ड्स, ठीक है ना। अगर चीज़ें होती हैं तो कुछ अपने लेवल पे भी उसको हम सही किया जा सकता है। फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज़ एंड एजेंसीज़, अगर कुछ केसेस में हम कुछ नोट करते हैं तो हमें तुरंत क्या करना होगा, अथॉरिटीज़ को और एजेंसीज़ को तुरंत बताना होगा और हमें उसका सैंपल लेना पड़ेगा, प्रोसीजर की क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और फिर हम इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज़ में भेजते हैं फर्दर उसकी स्टडी के लिए और हम एक कंक्लूजन पे पहुंच के उसको वहाँ पे प्रिवेंट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ये कुछ इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज़ हैं, मुंबई में है सेंट्रल लेबोरेटरी, महाराष्ट्र पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड मुंबई का एक है, ठीक है ना। केमिकल लेबोरेटरी इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस नागपुर की है। ये कुछ लेबोरेटरीज़ हैं जो इन्वायरमेंटल सर्वे पे ही काम करती हैं और इनमें जो लोग काम करते हैं वो इन्वायरमेंट से जुड़े होते हैं, उनका जो क्वालिफिकेशन होता है इन्वायरमेंट से ही होता है। ये कुछ क्वालिफिकेशंस है, क्या होना चाहिए, सिंपल से है कि अगर किसी को भी इंटरेस्ट हो कि एनर्जी में काम करना है, एनवायरनमेंट पे काम करना है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, इंटरेस्टिंग एक पूरा एक सब्जेक्ट है एनर्जी और इन्वायरमेंट पे काम करने का। इसमें आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लोग जो कि इन्वायरमेंटल साइंस पे स्टडी किए हुए हैं वो इसमें जा सकते हैं। फंक्शन, सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या होना चाहिए इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज़ का कि टाइम टू टाइम सर्वे करना, कंडक्ट करना, ठीक है ना, रिपोर्ट करना, गवर्नमेंट बॉडी को ऑथराइज करना कि वो जाके वहाँ पे मानक तय करें कि जो मानक पे हमने तय किया था वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कुछ नई प्रॉब्लम आती है, पोल्यूशन बढ़ता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना, ये सब क्या होता है इन्वायरमेंटल लेबोरेटरीज़ का काम है। और पेनाल्टी,
पेनाल्टी भी एक्ट में लाया गया है। देखिए पेनाल्टी जरूर ले आया जाता है एक्ट में कि अगर आप कोई चीज़ वायलेट करते हैं किसी लॉ को तो देयर शुड बी सम पेनल्टी फॉर दैट पर्सन। अब पेनल्टी कई तरह की है। एक तो क्या हो गया, पेनल्टी आप कंपनी पे भी लगा सकते हो कि जो भी कंपनियां हैं अगर वो मानक तरह से काम नहीं कर पा रही हैं तो उनके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है। और दूसरा क्या है, अगर एक पहला है कंपनी के द्वारा ऑफेंसेस बाय कंपनीज एंड ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी कोई वहाँ पे अगर गलत काम करता है या फिर जो कि उस पर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है तो उसके खिलाफ भी क्या होता है, पेनल्टी का प्रोविज़न है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द इन्वायरमेंटल एक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्यों लाया गया है, इससे क्या क्या इसके रूल्स होते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट, दिस इज़ द कंक्लूजन। इफ वी थिंक राइट नाउ वी कैन मिनिमाइज द पॉल्यूशन। हम अगर राइट डायरेक्शन में काम करेंगे तो बिल्कुल ही हम क्या करेंगे, इस पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर।